अगला अमेंडमेंट आ रहा है आपके पास रिटर्न्स चैप्टर से। और यहाँ पर हमने देखा था कि जो आपका पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी होने वाला है उसके अंदर जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B में होने वाले रेक्टिफिकेशंस की जो डेट हुआ करती थी उसको यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया। और मैंने वहाँ पर आपको पहले भी बता दिया था कि 16(4) की जो टाइम लिमिट है उसके साथ में अलाइन करनी है जितने भी दूसरे प्रोविजंस हैं उनकी टाइम लिमिट को। तो इसलिए वो सिमिलर अमेंडमेंट जो हमने पहले देखा था वो यहाँ पर भी देखने को मिलेगा कि कोई भी अगर इनवॉइस ऐसी है या कोई भी मैं कहूँगा कि डेबिट नोट ऐसा है, यहाँ तक कि मैंने आपको बताया था कि क्रेडिट नोट इशू करने की टाइम लिमिट भी इसी तरीके से अलाइन हो जाती है। वही चीज़ यहाँ पर देखनी है कि अगर ऐसा कुछ छूट गया है, ओमिट हो गया है, एरर हो गया है, क्या उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं? जी हाँ, उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। इसके रिस्पेक्ट में जो पहले टाइम लिमिट हुआ करती थी वो हुआ करती थी आपके पास में नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद जो सितंबर आ रहा है, यानी सितंबर फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर की ड्यू डेट, सितंबर मंथ के रिटर्न की ड्यू डेट और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। यानी अगर एनुअल रिटर्न पहले फाइल कर दिया है तो एनुअल रिटर्न की डेट पकड़ लेंगे, अदरवाइज फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद जो सितंबर रिटर्न के मंथ की ड्यू डेट यानी 20th ऑफ अक्टूबर हुआ करती थी उसे अब इन्होंने एक्सटेंड करके 30th ऑफ नवंबर कर दिया है। यानी कि अक्टूबर मंथ की ड्यू डेट आप एक तरीके से बोल सकते हो 20th ऑफ नवंबर, लेकिन अगर उसको भी मैं लेट फाइल कर रहा हूं 10 दिन तो 30th नवंबर इज द लास्ट डेट। 13th नवंबर के बाद यहां पर 13 का मतलब 13 नहीं है, 30, ठीक है। तो 30th ऑफ नवंबर वो आपको देखने मिल ही जाएगा अमेंडमेंट बुकलेट के अंदर। ये देखिए साहब, ये रहा, मैंने इसे लास्ट लेक्चर में टिक भी करवा दिया था आपके पास में कि 30th ऑफ नवंबर होने वाली है और वो तो रहेगा डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। तो मैक्सिमम टाइम लिमिट आपके पास ये होने वाली है रेक्टिफिकेशन को लेकर, चाहे हम जीएसटीआर 1 की बात कर लें चाहे हम जीएसटीआर 3B की बात कर लें। तो आपका पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी इसी से रिलेटेड यहाँ पर कवर हो जाता है। अब जो एक्चुअल डिस्कशन हमें यहाँ पर करना है वो डिस्कशन हमें यहाँ पर करना है restrictions on filing of details of outward supplies and return under section 39। समय रहते, और मैं कहूंगा कि ठीक है देर आए दुरुस्त आए लेकिन फिर भी लेट आए, और ये लेट इसलिए आए क्योंकि कॉमन पोर्टल बनाने की दिक्कत हो रही थी। सर क्या कहना चाह रहे हो? जीएसटीआर 2A और जीएसटीआर 2B वाला लेक्चर अगर आपने मेरा बहुत अच्छे से देखा है, जहां पर मैंने 2A और 2B को कंपेयर करवाया है, उसको तो मैंने अलग से यूट्यूब पे भी डाल दिया था, खैर आप लोगों के पास तो था ही वो रिटर्न चैप्टर के अंदर। वहां पर मैंने जो डिफरेंस बताया था वो डिफरेंस का मेन रीजन यही अमेंडमेंट था। 2A और 2B के बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस इसी अमेंडमेंट की वजह से है कि आपके पास में R1 और 3B फाइल करने के लिए जो टाइम लिमिट होती है, जो टैक्स पीरियड के रिस्पेक्ट में ड्यू डेट होती है, आप उसे फॉलो नहीं करते हो। वहां पर एक लूप होल है और मैं कहूंगा ओपन एरिया है कि साहब मैंने नहीं भरा तो किसी पीरियड का, क्योंकि ये 2017 से चलते आ रहा है, मैं अभी की बात कर ही नहीं रहा हूं, अब तो अमेंडमेंट आ गया है। और ये अमेंडमेंट भी एक फेज में नहीं आया है, ये अमेंडमेंट भी 2 या 3 फेज में ये लोग लेकर आए, क्योंकि धीरे धीरे इनको समझ में आया और धीरे धीरे इसे ये कॉमन पोर्टल पर इंटीग्रेट कर पाए। 2017 में जब ये लॉ इंप्लीमेंट हुआ था तब आपके पास में किसी भी तरीके का कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं था रिटर्न फाइलिंग को लेकर। तो होता ऐसा है साहब कि टैक्स पेयर को भी ये बात समझ में आ गई है, तो वो क्या करेगा कि उसको सामने वाले को क्रेडिट देना है, लेकिन उसके पास खुद के पास में कैश नहीं है टैक्स जमा कराने को, क्योंकि कैश फ्लो मैनेजमेंट नाम की भी एक चीज होती है। भले ही आपने अपने कस्टमर से टैक्स का पैसा तो ले लिया, लेकिन कैश फ्लो है भाई साहब, भले ही टैक्स का पैसा ले लिया, गवर्नमेंट को जमा कराना है, लेकिन वो बिजनेस में यूज हो रहा है। मैंने अलग से निकाल के नहीं रखा कि मैं टैक्स का पेमेंट कर सकूं। आज की तारीख में मेरे पास में कैश लेजर से टैक्स पे करने के लिए कैश नहीं है। मैं बात कर रहा हूं 2017, 2018, 2019, 2020 की। तो मैं क्या करूंगा? अब सामने वाली पार्टी कहेगी साहब हमारे 2A में क्रेडिट शो होनी जरूरी है, कम्युनिकेशन टू द रेसिपिएंट होना जरूरी है, तो मैं अपने जीएसटीआर 1 भरता चला जाऊंगा और जीएसटीआर 3B में क्या करता चला जाऊंगा, मेरे स्किप करता चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि कैश जमा कराने के लिए पैसा नहीं है। तो जैसे जैसे मेरा आईटीसी एक्यूमुलेट होता जाएगा, जब मुझे लगेगा साहब मेरा आईटीसी अब इस महीने में आ चुका है, मैं उस टैक्स पीरियड के अंदर उस चीज को सप्लाई को डिक्लेयर करके क्या कर दूंगा, रिटर्न भर दूंगा। अगर कोई सप्लाई ओमिट हुई है तो, यानी अगर मैंने सप्लाई दिखाई ही नहीं जीएसटीआर 1 के अंदर, तो उसको मैं लेटर पीरियड में दिखाकर किसका बेनिफिट ले लूंगा बताओ? किसका बेनिफिट ले लूंगा? क्रेडिट का बेनिफिट ले लूंगा। और ये बेनिफिट तो आप ले भी सकते हो, यहां पर अभी भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये अभी भी एक ओपन वाइड लूप एरिया बाकी है।
कि अगर मेरे पास में अप्रैल में क्रेडिट नहीं, कैश नहीं है, मतलब क्रेडिट नहीं है, तो मुझे कैश से जमा कराना पड़ेगा। वापस बोलेंगे, क्या बोला मैंने, अगर अप्रैल पीरियड के अंदर, अप्रैल का टैक्स पीरियड है, वहां पर मेरी लाइबिलिटी बनी है, लेकिन इस लाइबिलिटी को पे करने के लिए मेरे पास में क्रेडिट नहीं है, मुझे कैश से पे करनी पड़ेगी, तो मैं क्या करूंगा, इसको जीएसटीआर 1 में डिक्लेयर ही नहीं करूंगा। मैं कहूंगा साहब इसे जीएसटीआर में डिक्लेयर कर दूंगा नवंबर में, क्योंकि नवंबर में मेरे पास में इनफ इनपुट टैक्स क्रेडिट आ चुका है, नवंबर पीरियड के अंदर मेरे पास में इनपुट टैक्स क्रेडिट है। तो आप क्या करोगे, अप्रैल पीरियड का जो टैक्स लाइबिलिटी है उसे नवंबर में आप पे कर रहे हो जीएसटीआर 1 के अंदर डिक्लेयर कर इनपुट टैक्स क्रेडिट से। अब यहां पर आप लोग मुझे कहोगे कि साहब ठीक है ना, क्या दिक्कत की बात है, इंटरेस्ट लगा देंगे, सेक्शन 50 सब वो दे देगा ना, वो दे देगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम कि उसे कैश से पेमेंट नहीं करना है, वो कह रहा साहब मेरा कैश अटकेगा यहां पर, 18% ब्याज चाहिए ना, ले लो साहब। 18% ब्याज देने में प्रॉब्लम नहीं होगी, सोच के देखो एक धंधे वाले को। लेकिन अगर आपने उससे कैश से पैसा मांग लिया, 2 करोड़ की लाइबिलिटी है, अब 2 करोड़ वो कैश में पे करेगा, बात को ध्यान से सुनना, 2 करोड़ वो कैश में पे करेगा, रेदर वो क्या करेगा, 2 करोड़ का आईटी से एक्यूमुलेट करेगा, और जब 2 करोड़ का आईटी से एक्यूमुलेट हो जाएगा, उस पीरियड में जाकर वो क्या कर देगा, अपने जीएसटीआर 1 के अंदर उन सप्लाईज को डिक्लेयर कर देगा, आईटीसी से पूरा का पूरा मामला सेट ऑफ करा देगा, और सेट ऑफ कराने के बाद वो कहेगा ठीक है साहब, क्योंकि मैंने लेट डिक्लेयर करा, इसका टैक्स पीरियड अप्रैल था, इंटरेस्ट ले लो 18% से। और वहां पर भी तब जब आपको पता चलेगा, यानी जब डिपार्टमेंट वाले को पता चलेगा, उस टाइम पर वो वहां पर नोटिस बना के देगा कि साहब आपका इतना इंटरेस्ट बनता था, आपने पेमेंट नहीं करा। अगर वो पकड़ पाए तो ठीक, नहीं पकड़ पाए तो क्या ही दिक्कत की बात है, क्योंकि सेल्फ असेसमेंट का पावर तो मेरे पास में है, तो इंटरेस्ट भी बच जाएगा मेरा, अगर वो नहीं पकड़ पाए तो। यानी आगे होकर ईमानदारी से तो शायद वो भी नहीं भरने वाला मैं, आगे होकर ईमानदारी से तो शायद वो भी नहीं भरने वाला मैं। तो रिटर्न फाइलिंग को इस तरह से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बाउंड कर दिया जाए, मैंडेटरी कर दिया जाए, तब जाकर थोड़ा बहुत रिलीफ शायद मिल सकता है। हालांकि इस सिचुएशन में जो मैंने अभी बताई है, रिलीफ तो भैया अभी भी नहीं है, ये तो एक ओपन वाइड लूप होल बचा हुआ है, इसे भी अभी दूर करना बाकी है। अब इसे किस तरह से गवर्नमेंट दूर करेगी और क्या इसके लिए रेक्टिफिकेशंस या प्रोविजंस लाएगी, ये देखना हमें बाकी रहेगा। जो अमेंडमेंट है वो इससे ही मिलता जुलता अमेंडमेंट है, जो केस मैंने आपके साथ डिस्कस करा कि अप्रैल की सप्लाईज को नवंबर में डिक्लेयर कर देगा, तो मैंने यहां पर तो क्या करा, टोटली ओमिट ही करवा दिया। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि वो जीएसटीआर 1 भर दे रहा है और 3 भी नहीं भर रहा, फिर अगले महीने का जीएसटीआर 1 भर दे रहा है, 3 भी नहीं भर रहा, इस सिचुएशन से मुक्ति आपको कैसे मिलेगी, बात को समझने की कोशिश करना। मैंने कहा कि भाई साहब अप्रैल अगर मेरा टैक्स पीरियड है, अप्रैल के बाद में मई मेरा टैक्स पीरियड है, उसके बाद में जून मेरा टैक्स पीरियड है, उसके बाद में जुलाई मेरा टैक्स पीरियड है, उसके बाद में अगस्त मेरा टैक्स पीरियड है, उसके बाद में सितंबर मेरा टैक्स पीरियड है। अब अप्रैल के अंदर मेरे को पता है कि भैया मेरे को अपने R1 में क्या करनी है, मेरी आउटवर्ड सप्लाईज डिक्लेयर करनी है, इसलिए इसको बोला जाता है स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। और उसके बाद में 3B के अंदर मुझे पता है कि मेरे को मेरे टैक्स का पेमेंट करना है उस R1 के रिस्पेक्ट में। अब क्योंकि मैं बात कर रहा हूं 2017, 18, 19, 20 की, तो वहां पर कोई रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मेरा R1 फाइल करके सामने वाली पार्टी को क्या दे दूंगा, क्रेडिट दे दूंगा, और 3B अप्रैल का फाइल में करूंगा नहीं। फिर आएगा मई का टैक्स पीरियड, आप कहोगे सर यहां पर भी R1 भर दो, मैंने कहा जी साहब R1 भरने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि R1 भरने में तो सिर्फ सप्लाईज ही तो दिखानी है, 3B नहीं भरूंगा मैं, 3B यहां पर भी नहीं भरूंगा। इसी तरह से मैं कंटिन्यू करूंगा साहब, और यहां पर जाकर अगर मुझे लगता है सितंबर मंथ के अंदर क्या रहे, हाँ यार 3B बाकी है, तो मैं यहां पर, क्योंकि मुझे क्या करना है, टैक्स पीरियड ही तो सेलेक्ट करना है कॉमन पोर्टल पर जाकर, तो मैं इसका भी फाइल कर दूंगा, 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 और इसका भी फाइल कर दूंगा, जब मेरे पास में इनफ कैश आ जाएगा। क्योंकि मैंने बोला ना कैश फ्लो मैनेजमेंट का ही तो प्रॉब्लम है, अभी मेरे पास में इनफ कैश है, तो अब जाकर मैं इन सबका भर देता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और फिर वही बात क्या लगाओगे, फिर वही बात क्या लगाओगे, इंटरेस्ट ही तो लगाओगे। आप क्या लगाओगे मेरे ऊपर, आप मेरे ऊपर इंटरेस्ट ही तो लगाओगे, तो उससे तो मैं वैसे भी नहीं डर रहा कि साहब डिले इन फाइलिंग ऑफ रिटर्न, रिटर्न आपने डिले फाइल करा है। और मजे की बात, वो इंटरेस्ट लगाओगे भी तो किस पे ही लगाओगे, क्योंकि आपका रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट आ चुका है, तो आप मेरे पास में नेट बेसिस पे लगाओगे। किस पे लगाओगे, नेट बेसिस पे लगाओगे। तो अगर उन पीरियड्स के अंदर उस टाइम पर कट ऑफ डेट्स पर, ड्यू डेट्स पर अगर मेरे पास में आईटीसी भी पड़ा है, अगर मेरे पास में सिमिलरली आईटीसी भी पड़ा है, तो उसका बेनिफिट भी मुझे मिल रहा है, क्योंकि आपने रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट कर दिया कि अगर आईटीसी अवेलेबल था तो नेट बेसिस पर ही इंटरेस्ट लगकर चलेगा।
तो हुआ क्या, हुआ ये कि R1 फाइल हुआ, 3B फाइल नहीं हुआ, R1 फाइल हुआ, 3B फाइल नहीं हुआ। इसके अलावा एक सिनेरियो में और बना देता हूं कि यहां R1 फाइल हुआ और यहां R1 फाइल नहीं हुआ, फिर R1 फाइल हुआ, फिर R1 फाइल नहीं हुआ, फिर R1 फाइल हुआ, फिर R1 फाइल नहीं हुआ। सर ऐसा भी कर सकते हैं, हाँ। तो मैं यही तो बोल रहा हूं ना कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर रिटर्न फाइलिंग को लेकर कोई मैंडेटरीनेस नहीं है, किसी भी तरीके से उसे बाउंड नहीं कर रखा कि तुझे क्रोनोलॉजिकल ही फाइल करना पड़ेगा। तो अगला रिटर्न फाइल ही नहीं कर सकता जब तक तूने पिछला रिटर्न फाइल ना किया हो। अब इसके कारण 2A और 2B का जन्म होता है। आई होप आप लिंक कर पाए होंगे। अभी मैं वापस जाकर इतना डिटेल में उस चीज को नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन अगर आपने वो लेक्चर बहुत अच्छे से देखा है तो यहां पर आपने लिंक कर लिया होगा कि क्यों 2A के अंदर मैं भले ही R1 फाइल ना करूं, अगर मैंने डेटा भी R1 में दिखा दिया बिना फाइल बटन दबाए तो भी आपके 2A में डिस्प्ले हो जाएगी वो चीज। आप करके देख लेना प्रैक्टिकली ये चीज, क्योंकि 2A एक रियल टाइम बेसिस पर जनरेट होने वाला स्टेटमेंट है। अभी मैं अपना 2A ऑटो पॉपुलेट करवा सकता हूं अगर सामने वाला अपने R1 के अंदर बिना सबमिट करे केवल और केवल एंट्री करके छोड़ दे, इनवॉइस दिखाकर छोड़ दे, सबमिट नहीं करवा रहा, मेरा 2A ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, क्योंकि रियल टाइम बेसिस पे जनरेट हो रहा है 2A। जबकि 2B एक कट ऑफ डेट पे जनरेट होता है और सिर्फ उन्हीं सप्लाईज को ऑटो पॉपुलेट करता है, वहां पर दिखाता है जो आपके पास सामने वाला फाइल कर चुका है। डिस्प्ले नहीं करी है, सिर्फ फाइल कर दिया, बटन दबा दिया रिटर्न का, तभी जाकर वो मेरे पास कहां पर 2B में ऑटो पॉपुलेट होगी और यही डिफरेंस का कारण बनता है। लेकिन अगर मैं अब ये कहूं, बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं अब ये कहूं कि अगर अप्रैल आपका टैक्स पीरियड था मालिक और आगे जाकर मई आपका टैक्स पीरियड बनने वाला है, बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने अप्रैल टैक्स पीरियड का R1 नहीं भरा, आप मई का R1 नहीं भर पाएंगे। अगर आपने यहां पर 3B नहीं भरा तो आप यहां पर भी 3B नहीं भर पाएंगे। और उसके बाद में अगर मैं इसे थोड़ा और स्ट्रिक्ट कर दूं और ये बोल दूं कि आप ये 3B ही नहीं भर पाएंगे अगर आपने ये R1 नहीं भरा, और आप ये 3B भी नहीं भर पाएंगे अगर आपने ये R1 नहीं भरा, और ज्यादा रेस्ट्रिक्ट कर दिया। यानी एक ही टैक्स पीरियड में आगे पीछे जो रिटर्न्स हैं उन्हीं को आपस में इंटरकनेक्ट करके वहीं पर रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि भाई एक टैक्स पीरियड का अगर R1 भर चुके हो तभी 3B भर पाओगे, और अगर किसी पीरियड का R1 आपने नहीं भरा तो अगले पीरियड का R1 भूल जाना कि आप भर पाओगे। यानी R1 को R1 से भी कनेक्ट कर दिया, 3B को R1 से भी कनेक्ट कर दिया, और 3B को अगले टैक्स पीरियड के 3B से भी कनेक्ट कर दिया। और यही चीज एक बेहतरीन डायग्राम के थ्रू मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं, जिसके बाद आपका कॉन्सेप्ट एक बार में ही क्लियर हो जाएगा। और ये रहा वो डायग्राम आप सभी के सामने। मेरे साथ साथ इस डायग्राम को समझने की कोशिश करेंगे। टैक्स पीरियड यहां पर लिया है मैंने मई। अब अगर मई टैक्स पीरियड के रिस्पेक्ट में आपको भी पता है कि मेरी ड्यू डेट होने वाली है 11th ऑफ जून, मई के रिस्पेक्ट में 11th ऑफ जून मेरे R1 की ड्यू डेट होने वाली है। मैंने यहां पर लिखा नॉट फाइल्ड। क्या लिखा? नॉट फाइल्ड। अब समझने की कोशिश करना कि एक बार अगर GSTR1 फाइल नहीं करा तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। पहली प्रॉब्लम कि अगर आपने इस टैक्स पीरियड का R1 नहीं भरा तो आप अगले टैक्स पीरियड का R1 भी नहीं भर पाएंगे। यानी साफ साफ लिखा है मैंने कांट बी फाइल्ड। तो किसको किससे कनेक्ट कर दिया? इस R1 को किससे कनेक्ट कर दिया? आपने जो नहीं फाइल करा R1 उसको अगले R1 से कनेक्ट कर दिया कि अगले टैक्स पीरियड का R1 आप भर नहीं पाओगे जब तक पिछला R1 आप भर के नहीं आ रहे। फिर क्या करा? उस ही पीरियड के मई पीरियड के 3B को भी कनेक्ट कर दिया किसके साथ में? उसी पीरियड के R1 के साथ में, और बोल दिया भाई साहब कि अगर आपने उस पीरियड का R1 नहीं फाइल करा तो भूल जाओ कि आप उस पीरियड का 3B भी फाइल कर पाओगे। भूल जाओ कि उस पीरियड का आप 3B भी फाइल कर पाओगे, आप 3B फाइल नहीं कर पाओगे। और यही नहीं, उन्होंने क्या करा कि क्योंकि अब अगला R1 फाइल नहीं कर सकते, तो अगला 3B भी भूल जाओ, क्योंकि हम माइनर और मेजर मतलब कि इंट्रा और इंट्रा मतलब कि सेम टैक्स पीरियड, इंटर मतलब कि डिफरेंट टैक्स पीरियड्स को आपस में क्या कर चुके हैं? कंबाइन कर चुके हैं। तो भूल जाओ कि अगर आपने उस सेम पीरियड का R1 फाइल नहीं करा तो सेम पीरियड का 3B भी गया, और क्योंकि सेम पीरियड का 3B गया तो फिर भाई R1 फाइल नहीं कर सकता तो ये वाला R1 भी फाइल नहीं कर सकता, ये वाला R1 फाइल नहीं कर सकता तो ये वाला 3B भी फाइल नहीं कर सकता। तो ये जो एरोज है ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं? ये एरोज आपको ये बता रहे हैं कि कौन सी चीज किसके साथ में इंटरलिंक्ड है और किस कारण से ये प्रॉब्लम आकर चल रही है। बोलो हाँ कि ना? हाँ जी सर। एक बार इस सॉफ्टवेयर को हम कर लेंगे रिफ्रेश। तो साहब इन्होंने क्या करा,
इन्होंने कहा कि अगर आपने अपने टैक्स पीरियड का जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करा तो आप अगले टैक्स पीरियड का जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर पाओगे, और इसको इन्होंने क्या बोल दिया, इंटर पीरियड लिंकिंग। ये हो गई साहब आपके पास में इंटर पीरियड लिंकिंग, मतलब कि एक पीरियड को दूसरे पीरियड के साथ लिंक कर दिया। एक पीरियड का रिटर्न फाइल नहीं करोगे, दूसरे पीरियड का भी रिटर्न फाइल नहीं कर पाओगे। और उसके बाद में इन्होंने क्या कर दिया, इंट्रा पीरियड लिंकिंग, जहां पर इन्होंने ये बोल दिया कि अगर आपने उस टैक्स पीरियड का जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करा तो उसी टैक्स पीरियड का जीएसटीआर 3B भी आप फाइल नहीं कर पाओगे, एंड दैट इज टू बी नोन एज इंट्रा पीरियड लिंकिंग। इंट्रा पीरियड लिंकिंग। और मजे की बात देखो साहब कि इस लिंकिंग के बाद होगा क्या, कि जब आप अपने टैक्स पीरियड का रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हो, R1 फाइल नहीं कर रहे हो, तो अगला R1 तो भूल जाओ, अगला R1 तो भूल जाओ। और जब अगला R1 भूल जाओ तो भैया अगला 3B तो ऑटोमेटिकली ही आपको भूलना पड़ेगा, कोई ऑप्शन आपके पास बचा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगला R1 ही नहीं भर पाओगे तो अगला 3B ऑटोमेटिकली हमने उसी R1 से कनेक्ट कर दिया है। आई होप आपको ये बात समझ में आई कि इससे डिफरेंस क्या आएगा। इससे डिफरेंस ये आएगा कि जब आप R1 भरकर ही सामने वाला R1 करोगे तो क्या ही फर्क रह जाएगा 2A वर्सेस 2B के अंदर, क्योंकि हर दोनों चीजें एक साथ ही ऑटो पॉपुलेट होगी हर टैक्स पीरियड के रेस्पेक्ट में, तो चेंजेस वहां पर फिर हो ही नहीं पाएंगे। वहां चेंजेस बचेंगे सिर्फ उन सप्लाईज के रेस्पेक्ट में जिन्हें आप एरर और ओमिशन मानकर बाद में रेक्टिफाई करने वाले हो, जिसकी टाइम लिमिट अभी अभी हमने देखी है कि चेंज हो गई थी। सो दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। बोलो हाँ के ना। और उसके बाद में जो केस नंबर 2 है वो भी मैं आपको बता देता हूं यहां पर, कि अब यहां पर एक एग्जांपल हमने ये लिया कि साहब आपने जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया, आपने अपने टैक्स पीरियड का जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया, वहां पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ साहब कि आप अगला जीएसटीआर 1 फाइल कर सकते हो, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपना अगला जीएसटीआर 1 फाइल कर सकते हो। तो मैंने क्या बोला कि साहब इंटर लिंकिंग देखनी है तो दोनों लेवल पे देखनी है, इंटर लेवल पर भी और इंट्रा लेवल पर भी। क्या आपने इंटर लेवल तो सेटिस्फाई कर दिया कि ठीक है मैंने अपना R1 भर दिया तो अगला R1 में भर सकता हूं, लेकिन नहीं, इन्होंने एक लॉक और लगा दिया, और वो लॉक ये लगा दिया कि अगर आपने ये R1 फाइल कर दिया और इस पीरियड का 3B फाइल नहीं करा तो अगला R1 फाइल नहीं कर सकते, और अगला R1 फाइल नहीं करता अगला 3B तो झक मार के फाइल नहीं कर सकते। और एक रेस्ट्रिक्शन और लगा दी कि अगला 3B फाइल नहीं कर सकते, तो इस बार का 3B फाइल नहीं करा तो अगला 3B भी फाइल नहीं कर सकते। सर कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहते हैं साहब कि अगर आपने अपने टैक्स पीरियड का R1 फाइल नहीं करा, अपने टैक्स पीरियड का अगर आपने R1 फाइल नहीं करा, अगले टैक्स पीरियड का R1 फाइल नहीं कर पाओगे, बात खत्म। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं सर यहां तक कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये फाइल नहीं कर पाओगे अगर आपने अपने टैक्स पीरियड का R1 फाइल नहीं करा। अब क्योंकि उसके बाद में आप अपना 3B फाइल नहीं कर पाओगे अगर आपने अपना R1 फाइल नहीं करा, तो उस पीरियड का 3B भी फाइल नहीं हो पाएगा। उसके बाद में इन्होंने बोला कि अगर ये तो था केस नंबर 1, ये रेस्ट्रिक्शंस जो इन्होंने लगा दिए कि R1 फाइल नहीं करा अगला R1 फाइल नहीं हो पाएगा, R1 फाइल नहीं करा अपना 3B फाइल नहीं कर पाओगे। मैंने कहा जी साहब लो मैंने R1 फाइल कर दिया, तो अब मुझे अगला R1 फाइल करने दो, मुझे अगला R1 फाइल करने दो। तो उन्होंने बोला रुको 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 रुको, अच्छा तुमने ये R1 फाइल कर दिया तो ये 3B तो फाइल कर ही सकते हो, करा क्या नहीं करा? हाँ जी साहब ये नहीं करा, मैंने ये नहीं करा, लेकिन तुमने तो बोला कि अगर ये R1 फाइल कर दूं तो अगला R1 फाइल कर सकता हूं। नहीं, अब यहां पर भी रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि अगर आपने अपना R1 फाइल तो कर दिया लेकिन फिर भी आप अगला R1 फाइल नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने पिछला 3B फाइल नहीं करा। और इन्होंने इतना तक बोल दिया कि अगर आपने ये R1 भी फाइल कर दिया, अगर आपने ये 3B फाइल कर दिया तभी आप अगला 3B फाइल कर पाओगे। तो आपके अगले 3B को पिछले 3B से और अगले R1 को पिछले 3B से कनेक्ट कर दिया, यानी ये कनेक्टिविटी भी इन्होंने कर दी। तो पूरी तरीके से जकड़ के रख दिया साहब। अब कोई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप बना ही नहीं सकते जहां पर आप बच के निकल पाओ। अब आपको झक मार के लाइन वाइज चलना पड़ेगा, हर टैक्स पीरियड का R1 और 3B फाइल करना ही पड़ेगा, वरना आप अगला कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगले किसी भी टैक्स पीरियड में आप एंटर ही नहीं हो पाओगे जब तक आप अपना R1 और 3B उस पर्टिकुलर टैक्स पीरियड का निपटा नहीं देते। आई होप अब आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ये अमेंडमेंट क्या है, और ये अमेंडमेंट जो बेयर लॉ में ये लोग लेकर आए हैं वो भी मैंने यहाँ पर डिटेल में आप सभी के सामने रख दी है कि रेस्ट्रिक्शंस जो R1 पर
और 3B पर लगाई गई हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो सेक्शन नंबर 37 के अंदर इन्होंने जो सब सेक्शन 4 था उसे अमेंड कर दिया और बोल दिया कि अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज फॉर अ टैक्स पीरियड इफ द डिटेल्स ऑफ द आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ द प्रीवियस टैक्स पीरियड हैज नॉट बीन फर्निश्ड। और फिर प्रोवाइजो भी डाल दिया यहाँ पर एक कि सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड अलाउ अ रजिस्टर्ड पर्सन और क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन टू फर्निश आउटवर्ड सप्लाईज एंड इवन इफ ही हैज नॉट फर्निश्ड द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज और वन और मोर। मतलब यहाँ पर पावर रख ली है गवर्नमेंट ने अपने पास में, यहाँ पर गवर्नमेंट ने अपने पास में पावर रख ली है कि बाय चांस अगर कभी नोटिफाई कर किसी इंसान को मुक्ति देनी पड़े इस रेस्ट्रिक्शन से तो वो मुक्ति भी हम देकर चल सकते हैं। इसके अलावा आपके पास में पैरेलल आपके पास में क्या आता है, रूल 59 का सब रूल 6 का क्लॉज ए आता है, जहां पर इस अमेंडमेंट को लिंक करा गया कि रजिस्टर्ड पर्सन शेल नॉट बी अलाउड, क्योंकि ये तो पहले से था रूल में, ये रेस्ट्रिक्शन पहले भी थी लेकिन इसकी पावर लेनी थी। तो पावर कहां से ले ली, पावर ले ली आपके पास में सबसेक्शन 1 के अंदर ये लिखकर कि सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शन और पूरा का पूरा एक नया सबसेक्शन 4 लाकर। तो यहां पर जुरिस्डिक्शन भी अनेबल किया गया है रूल 59 सब रूल 6 क्लॉज ए के रेस्पेक्ट में। तो इसका जुरिस्डिक्शन कहां से आ गया, एंड सच कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शन से आ गया। ये नए शब्द डाल दिए इन्होंने सबसेक्शन 1 के अंदर और एक नया पूरा का पूरा सबसेक्शन 4 डाल दिया, जिससे ये रेस्ट्रिक्शन पूरी तरीके से इंप्लीमेंट हो गया। इसके बाद में जो 39 के अंदर अमेंडमेंट करना था, क्योंकि 3B को भी ब्लॉक करना था, तो वहां पर ये अमेंडमेंट लेकर आ गया सबसेक्शन 10 जो आपके पास में रेक्टिफिकेशन की बात करता है रिटर्न फाइलिंग के अंदर। तो उसने लिख दिया कि रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड, अलाउ नहीं करेंगे कि वो अपना रिटर्न फाइल कर सके अगर उसने अपना पिछले टैक्स पीरियड्स का रिटर्न फाइल नहीं करा है या फिर उसने आउटवर्ड सप्लाईज नहीं दिखाई है। तो मैंने कहा ना कि इस 3B को इन्होंने इस R1 से और इस 3B से दोनों से ही कनेक्ट कर दिया, इस R1 से और इस 3B से पिछले टैक्स पीरियड के कनेक्ट कर दिया। और यहाँ पर भी गवर्नमेंट ने अपने पास में क्या रख ली, एक पावर रख ली कि साहब अगर कभी मुक्ति देनी पड़े तो मुक्ति देकर चल सकते हैं। बोलो हाँ क्या ना, यस सर, वी आर क्लियर विद दिस एज वेल। अब आता है आपके पास में चेंज इन द टाइम लिमिट फॉर रिटर्न टू बी फाइल्ड बाय NRTP। यहां पर एक छोटा सा इन्होंने चेंज ये कर दिया है कि जो आपके पास में 20 हुआ करता था उसको 13 कर दिया है। फर्क इतना सा है कि यहाँ पर 20 तारीख तक जाना अलाउड था पहले, मतलब जो टैक्स पीरियड है वो खत्म होने के बाद। तो इन्होंने कहा जी साहब इतना रोकने की जरूरत ही नहीं है, 13 डेज, केवल 13 डेज काफी हैं। तो लास्ट डेट टू फाइल रिटर्न क्या होगी, मतलब NRTP जो बाहर से आया है उसने एडवांस में रजिस्ट्रेशन कराया होगा, एडवांस में डिपॉजिट दिया होगा। हम डिटेल में देखकर चलते हैं, सेक्शन नंबर 27 उसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है जहां पर हम इसका डिस्कशन करते हैं। बोलो हाँ कि ना, रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर NRTP और CTP। लेकिन हम वहां पर क्या सीखते हैं कि भैया जब ये जाएगा तो सारी टैक्स लायबिलिटीज पे करके जाएगा, इसको अपना टैक्स भरना पड़ेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल 2 महीने के लिए आया है तो पहला महीना खत्म होने के बाद इसको 13 दिन के अंदर अंदर उससे रिलेटेड टैक्स पे करना है। लेकिन अगर ऐसा समय आ गया है कि भाई इसका रजिस्ट्रेशन ही खत्म होने वाला है तो उस सिचुएशन के अंदर रजिस्ट्रेशन खत्म होने के 7 दिन के अंदर फिर 13 दिन का इंतजार भी नहीं होगा, विच एवर इज अर्लियर। तो बस आपको देख लेना है कि अगर नॉर्मल टैक्स पीरियड है तो भाई तू 13 दिन में भर दे, और अगर तेरा रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुका है और जाने का टाइम आ चुका है तो 7 दिन के अंदर भर के निकल, फिर 13 दिन तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 7 दिन पहले आ जाएंगे, 13 दिन बाद में आएंगे। तो विच एवर इज अर्लियर में 7 डेज वहां पर आ जाएगा। तो जो ओनली चेंज यहां पर आपको देखने मिलेगा वो चेंज देखने मिलेगा किससे रिलेटेड, जो 20 था उस 20 को काट के अब यहां पर 13 कर दिया गया है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जो एक अमेंडमेंट, जैसा कि मैंने बताया था आपको जब हम ITC चैप्टर के अमेंडमेंट्स डिस्कस कर रहे थे, सेक्शन नंबर 38 पूरा का पूरा नया इनकॉर्पोरेट करा है, पूरा का पूरा नया सब्सटीट्यूट करा है। तो वहां पर 2 सबसेक्शन बनाए गए हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2। सबसेक्शन नंबर 2 में इन्होंने कहीं ना कहीं क्लॉज ए और क्लॉज बी का सहारा लेकर रेस्ट्रिक्शंस से रिलेटेड बात कर दी है, लेकिन आपका जो 2B जनरेट होगा वो आपके पास सबसेक्शन 1 से ही जनरेट होगा। यानी सेक्शन नंबर 38 के सबसेक्शन 1 से आप अपना 2B जनरेट करके चलोगे। जो एक्चुअल कम्युनिकेशन की बात बोली गई है हर जगह पर, वो एक्चुअल कम्युनिकेशन जो 2B के अंदर होकर चलेगा उसकी पावर कहां से आती है, 38 के सबसेक्शन 1 से आती है, और वो भी अभी मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए साहब, ये रहा, ये ऑलरेडी बुक में हमारे पहले भी था और अभी भी है, और अमेंडमेंट बुकलेट में भी मैंने यही समझाने के लिए डाला है कि 2B का जो कम्युनिकेशन है वो आपके पास में इसी सबसेक्शन से होने वाला है। आप चाहें तो सबसेक्शन रीड करके भी चल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, मेरे साथ साथ सभी जने रीड करेंगे। द डिटेल्स ऑफ द आउटवर्ड सप्लाईज फर्निश्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 37 यानी स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज एंड सच अदर सप्लाईज एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, अगर कोई और भी प्रिस्क्राइब करिए और वो भी उसने वहां पर दिखाई है, and an auto-generated statement containing the details of input tax credit shall be made available electronically to the recipient of such supplies in such form and manner as may be
prescribed in such form and manner as may be prescribed। ये रहा साहब, विद इन सच टाइम एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो यहाँ पर टाइम भी बता दिया है, वो टाइम से आपका जो 11 तारीख और 13 तारीख निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी। कंडीशंस और रेस्ट्रिक्शंस भी लगा दिए हैं जो सबसेक्शन 2 में देखने पड़ेंगे, क्योंकि वहीं से ये लोग रेस्ट्रिक्ट करने वाले हैं आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट को। आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि मुद्दा क्या चल रहा है। उसके बाद में इन्होंने क्या करा, उसके बाद में अगला अमेंडमेंट नहीं कहूँगा, पावर ली है। मैं हमेशा बोलता हूं कि जब आप रूल के थ्रू कोई भी चीज इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हो और उससे रिलेटेड पावर आपके पास में एक्ट में नहीं होती है तो आपको पावर लेनी होती है। सरकार को ये बात पता थी जब सरकार QRMP लेकर आई थी। तो QRMP जो लेकर आई थी उसमें जो 2 मेथड इन्होंने, QRMP तो एक्ट से पावर्ड था, मैं ये नहीं कह रहा कि QRMP का जो इन्वोकेशन है वो एक्ट से नहीं था। इन्वोकेशन तो एक्ट से था, लेकिन QRMP में सर्कुलर के थ्रू बहुत सारी बातें ऐसी बोल दी गई थी, इंटरेस्ट सर्कुलर से लगा रहे थे। जो 2 मेथड लेकर आ गए थे, सेल्फ असेसमेंट मेथड और फिक्स्ड मेथड, ये वो सर्कुलर से लेकर आ गए थे। तो सर्कुलर से आप मेथड्स नहीं ला सकते हो, सर्कुलर से आप कोई भी चीज प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हो टिल एंड अनटिल उसके लिए लॉ आपको एम्पावर नहीं करता, स्टैट्यूट यानी एक्ट आपको एम्पावर नहीं करता। जिस भी चीज के लिए एक्ट आपको एम्पावर नहीं कर सकता वहां पर आप रूल भी नहीं ला सकते, सर्कुलर भी नहीं ला सकते। पहले एक्ट से एम्पावर करा लो, उसके बाद रूल और सर्कुलर अकॉर्डिंगली बना लेना। तो वही चीज इन्होंने यहां पर करी है, अनेबलिंग ज्यूरिसडिक्शन फॉर द सेल्फ असेसमेंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट मेथड ऑफ QRMP। और ज्यूरिसडिक्शन किस तरीके से ले आए, फुल पावर दे दी साहब यहां पर एक प्रोवाइजो डालकर सब सेक्शन 7 के अंदर सेक्शन 39 के यानी 3B के, और वहां पर लिख दिया प्रोवाइडेड दैट एवरी रजिस्टर्ड पर्सन फर्निशिंग रिटर्न अंडर दी प्रोवाइजो। तो मैंने कहा ना भाई, प्रोवाइजो इन्वोक करके QRMP तो लेकर आ गए, लेकिन QRMP के मेथड से रिलेटेड पावर है कि नहीं है। शैल पे टू द गवर्नमेंट इन सच फॉर्म एंड मैनर, वही मैंने कहा ना, हर जगह फॉर्म एंड मैनर एंड विद इन सच टाइम, ये 2 शब्द डालकर इन्होंने पूरा खेल खेल लिया और रूल के थ्रू इसको क्या कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया। तो सच फॉर्म एंड मैनर लिख दिया और यहां पर लिख दिया विद इन सच टाइम, और इसके थ्रू ये पूरा का पूरा QRMP लेकर आ गया एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। और वहां पर इन्होंने क्लॉज ए क्लॉज B में दोनों मेथड्स डाल दिए कि या तो आप क्या करो, या तो आप अमाउंट इक्वल टू द टैक्स ड्यू इन अकाउंट इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज, यानी कि या तो सेल्फ असेसमेंट मेथड ले लो, पहला वाला क्लॉज ए सेल्फ असेसमेंट, या फिर फिक्स्ड मेथड ले लो। अरे बोलो हाँ कि ना। तो दोनों मेथड्स को अब इन्होंने एक्ट के अंदर भी इनकॉर्पोरेट कर दिया, जो पहले सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर से ही पावर होकर चल रहे थे, यानी सर्कुलर से ही उनका कंप्लायंस हो रहा था और सर्कुलर के थ्रू ही उन्हें इंप्लीमेंट किया जा रहा था। बाकी डिटेल में QRMP हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा 52 यानी कि जो आपका स्टेटमेंट होता है, कौन सा वाला, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स की टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। सर यहाँ पर है हमारे पास में टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, उससे रिलेटेड स्टेटमेंट अगर आप लेट फाइल करते हो तो उस पर भी लेट फीस अनेबल कर दी है। तो क्या लिखा है, TCS कलेक्शन एट सोर्स। मैंने कहा ना, जो कलेक्शन वाला मुद्दा था उस पर इन्होंने लेट फीस लगा दी है, यानी कि अगर आपने कलेक्शन वाला स्टेटमेंट टाइमली फाइल नहीं करा तो अब उस पर भी सेक्शन 47 की लेट फीस लेवी होकर चलेगी। तो 47 में अमेंडमेंट कर कर उन्होंने यहाँ पर और सेक्शन 52 भी लिख दिया, यानी 52 को भी 47 में डाल दिया। 52 का स्टेटमेंट में भी डिले करोगे तो अब आपको देके चलनी पड़ेगी लेट फीस 47 के हिसाब से। तो यहाँ पर भी कोई बड़ा अमेंडमेंट नहीं है, एक सिंपल सा अमेंडमेंट है कि लेट फीस वहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद में आपके पास जो चैप्टर आता है वो TDS और TCS का आता है दोस्त, और यहाँ पर भी मैं यही कहूँगा कि TDS और TCS के रिस्पेक्ट में भी इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये बोला है कि आपकी जो टाइम लिमिट है उसे 30 नवंबर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर भी टाइम लिमिट को ही चेंज किया गया है, 16/4 के साथ में इसे क्या कर दिया, अलाइन कर दिया। दैट्स दी ओनली डिफरेंस। तो अगर हम एक बार अच्छे से देखें तो ये इस तरीके से है कि अगर एरर हुआ है मई के महीने में, नोटिस हुआ है जून के महीने में, और जून के महीने में अगर मैं इसे रेक्टिफाई कर रहा हूं तो मुझे इंटरेस्ट के साथ इसे रेक्टिफाई करके चलना पड़ेगा। लेकिन लास्ट डेट फॉर रेक्टिफिकेशन क्या खींच दी साहब, 30 नवंबर खींच दी, उसके बाद में अलाउड नहीं है। तो इसको अगर समझने की कोशिश करें तो हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है यहाँ पर कि जो आपका 9B जाता है, जो 9B जाता है वो आपका यहाँ पर एनुअल रिटर्न होता है, वो आपका यहाँ पर एनुअल रिटर्न होता है। तो उसकी डेट या फिर 10th ऑफ नवंबर, 10th ऑफ नवंबर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 10 तारीख होती है जब आपको TCS स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है। तो TCS स्टेटमेंट की जो ड्यू डेट है वो है 10 तारीख। तो 10 नवंबर, अब क्योंकि 30 दे दी तो अगर मैं डिले करूँगा तो डिले करने में भी कोई दिक्कत की बात नहीं है साहब, आप डिले कर सकते हो 30 तारीख तक, लेकिन 30 तारीख से ज़्यादा डिले आप नहीं कर पाओगे, पहली चीज़। सर दूसरी चीज़ ये मेरे दोस्त
कि आपके पास में अगर आपने इसे डिले करा तो अभी अभी देख कर आए हैं लेट फीस भी लगेगी। तो कॉन्सेप्ट को अगर मैं इंटरलिंक कर दूं तो इंटरलिंक करने पर हमें यह समझ में आता है कि अगर आपने स्टेटमेंट जो R8 आपको फाइल करना है TCS के रिस्पेक्ट में, यह आपको फाइल करना है 10 तारीख तक, और अगर 30 तारीख तक इसे खींचते हो तो भैया 47 की लेट फीस दे देना। लेकिन हाँ, 30 तारीख तक खींच सकते हो क्योंकि लास्ट डेट वही आपके पास यहाँ पर प्रेस्क्राइब हो रखी है, और जो एक्चुअल डेट है वो 10 तारीख होती है, 10 नवंबर होती है। बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से 3B में होता है। तो 3B में भी जो ड्यू डेट निकलेगी वो तो भैया 20 तारीख ही निकलेगी अगले महीने की, लेकिन सरकार ने आपको 30 तारीख तक का यानी 10 दिन की एक्स्ट्रा मोहलत यहाँ पर दे दी है। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ रिटर्न्स चैप्टर के अमेंडमेंट भी आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अगला जो बड़ा चैप्टर है जहाँ पर हमें कुछ बड़े अमेंडमेंट्स देखने को मिलेंगे, या मैं कहूँगा कि प्रोसीजरली थोड़ी माथाफोड़ी है यहाँ पर, बाकी और कुछ भी नहीं है, बाकी बिल्कुल सिंपल है। एक इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर से रिलेटेड अमेंडमेंट है, फॉर्मूले में चेंज किया है, वो भी डिस्कस कर लेंगे। और बाकी सब प्रोसीजरल है, बाकी सब कुछ जो है वो प्रोसीजरल चेंजेस या प्रोसीजरल अमेंडमेंट है। कोई भी टेक्निकल प्रोविजन के अंदर, रिफंड चैप्टर के अंदर अमेंडमेंट नहीं है। सिर्फ ये जो पहला पॉइंट है कैश लेजर वाला, यही एक टेक्निकल अमेंडमेंट होगा। इसके अलावा सारे के सारे प्रोसीजरल अमेंडमेंट होंगे। विद होल्डिंग को लेकर है प्रोसीजरल अमेंडमेंट जो है वो आपके पास में जो ड्यूटी फ्री शॉप्स होती हैं इमिग्रेशन काउंटर के बाद में एयरपोर्ट के ऊपर, ड्यूटी फ्री शॉप DFS, उससे रिलेटेड प्रोसीजरल अमेंडमेंट है। विद होल्डिंग को लेकर, रिफंड विद होल्डिंग का जो प्रोसेस होता है उससे रिलेटेड वहाँ पर प्रोसीजरल चेंजेस हैं जो हम रिफंड्स के साथ वाले लेक्चर में देख के चलेंगे। तो ये लेक्चर आपका यहीं खत्म होता है। रिटर्न्स चैप्टर के अमेंडमेंट्स हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं।